नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस पार्ट में संविधान भाग में आज हम पहुंच चुके हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर उस लिस्ट से क्लिक करके सारे वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं संविधान की शुरुआत से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कल तक हमने पढ़ लिया महान्यायवादी। हमने आपको बताया महान्यायवादी क्या है। देश का न्याय से बड़ा जांच, न्याय से जुड़ी जांच करने वाला, न्याय पर सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला सबसे बड़ा पद महान्यायवादी का होता है, यानी विधि का ज्ञाता। उसी तरह आज जिसकी हम बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह एक व्यक्ति होगा जो राज्य, केंद्र तथा केंद्र शासित राज्य यानी केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी या फिर स्वतंत्र राज्य, इन सब के संचित निधि यानी रुपए पैसे का वित्तीय व्यवस्था का उसका नियंत्रक होता है, उसकी जांच करता है। अगर कोई सरकार किसी मुद्दे पर पैसा खर्च करती और बात नहीं बनती है, कोई सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है, तो यह व्यक्ति यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उससे ब्यौरा मांग सकता है कि कहाँ आपने खर्च किया, और ये स्वयं जांच करेंगे कि क्या वो खर्च किया हुआ पैसा सही है, जरूरत के हिसाब से है, संवैधानिक नियमों के नियम तहत सही चीज पर खर्च किया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं, इनके बारे में छोटा सा परिचय लेते हैं। असल में छोटा ही वीडियो होगा, छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए हम इन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और हम देखते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें आपने सुना होगा कैग कहा जाता है, CAG, कैग। फुल फॉर्म की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है। कभी भी फुल फॉर्म जीएस के किसी पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी एक फुल फॉर्म, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, अक्सर आते ही रहते हैं। साइंस से जुड़े, साइंस विज्ञान से हर चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए चलिए देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इस पद की जरूरत क्या है और उसका ब्यौरा कहाँ से है, कहाँ से शुरू किया जाता है। भाग 5 सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो पद बना है क्या वह संवैधानिक है, संविधान में इसका वर्णन है कि नहीं। तो अनुच्छेद, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 148 आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 के तहत भाग 5। इसे कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल आराम से सुनिए और यही आपको याद कराता चलूंगा मैं। नेक्स्ट आता है काम क्या है, जैसे राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर पर वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करना, धन से जुड़ी व्यवस्था, धन से संबंधित सारे कार्य, खर्चे, लाभ हानि, केंद्र तथा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सबकी। जब राज्यों की बात करें तो आप उसमें स्वतंत्र और केंद्र शासित दोनों समझिए। इन सब चीजों पर किसी भी धन से जुड़े हुए सिस्टम को नियंत्रित करना, उसकी जांच करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, कौन हटा सकता है? तो पहली बात तो यह है जिसने नियुक्त किया है वही हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन अब जब बात करते हैं लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, आपको मैंने बताया केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो फिर देखिए घूमकर आप वहीं आ गए, तो काम कौन, सर्वोच्च काम कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री हो जाता है। अब देखिएगा काम वही होता है देश में जो संसद, मंत्री परिषद डिसाइड करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का कार्य हो चाहे किसी भी पद का कार्य हो। तो हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और हमने देखा कैग को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति कोई काम कैसे करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर। तो दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर अगर लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है कि इन्हें हटाना है, समर्थन हो गया वहां से,
तो इनकी सलाह पर, इनके प्रस्ताव पर राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटा सकता है। चलिए देखते हैं आगे का सिस्टम क्या है। इस पद का सृजन, यानी कि ये पद कैसे बना, डायरेक्ट ये पद क्यों बन गया, ऐसा तो है नहीं कोई चीज डायरेक्ट बन जाती है। तो यह पद भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935 आपको बताया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेदों में 250 के आसपास अनुच्छेद कहां से लिए गए नियम कानून, 1935। तो सबसे बड़ा स्रोत अगर भारतीय संविधान बनाने का है तो वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935। हमारे कानून का सबसे बड़ा आधार है तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो 1935 के तहत महालेखा परीक्षक, उस समय एक पद था महालेखा परीक्षक, जब ब्रिटिश सरकार थी, महालेखा परीक्षक, उसी के आधार पर, उसी में थोड़ा सुधार कर हमने बनाया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब ये नियंत्रक जोड़ दिया गया तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस पद का सृजन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। उस समय महालेखा परीक्षक थे, अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी पद की अवधि, नियंत्रक और महालेखा यानी कई की पद की अवधि, कितने समय तक ये पद पर बने रह सकते हैं, तो ये अपने उम्र के 65 वर्ष तक या फिर जिस दिन पद पर लगते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस दिन से 6 वर्ष तक पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्षों तक, 6 वर्ष कंप्लीट हो गए तो उन्हें इस पद से हटाया जाएगा, और उससे पहले 65 की उम्र पार कर गए तो हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया पद की अवधि, यानी कि इतने समय तक पद पर बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद छोड़ना हो तो क्या करेंगे, स्वेच्छा से स्व हस्ताक्षरित, यानी कि ये स्वयं एक त्याग पत्र लिखेंगे, अपनी साइन करेंगे और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति को यह त्याग पत्र सौंप कर पद से त्याग दे सकते हैं, यानी इस पद को छोड़ सकते हैं तो स्वयं की इच्छा से। आगे बात करते हैं, अगर ये स्वयं से नहीं हट रहे हैं, हटाना है इनको, तब क्या किया जा सकता है, कैद को अनुच्छेद 48(1), क्योंकि कोई भी कानूनी नियम सदन के लिए या संसद के लिए, किसी सिस्टम के लिए, वो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद से होता है। तो अनुच्छेद 48(1) और 24(4) के तहत महाभियोग लाकर, सब देखें महाभियोग मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी पढ़ाया था, तो बहुत बड़े पदों को उनसे हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग होता क्या है, संसद में उनके प्रति अविश्वास, उनमें कमियां निकालकर और समर्थन प्राप्त करके महाभियोग बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 148 और 148(1) और 124(4) के तहत महाभियोग लाया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैद पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो यह सवाल, इसके जवाब यहाँ से आपको मिलेंगे। ऑप्शन में जो मिलेगा आप आंसर वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है, जब इस पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा तो उसे वेतन भी चाहिए, खर्चा चाहिए, वेतन भत्ते चाहिए। तो वेतन, इनका वेतन कैद का, और इनके जांच या इनके कार्यों में या प्रशासनिक खर्चे, जो भी रुपए खर्च होते हैं वो कहाँ से होंगे, भारतीय संचित निधि से, यानी भारत सरकार के कोष से, खजाने से इनका वेतन दिया जाएगा। अब अगर एक कार से चलते हैं, कार का खर्चा, इनका खर्चा, और किसी भी जांच के लिए जो खर्च आता है, जांच की टीम और इनके द्वारा किया गया प्रशासनिक कार्य, उन सब का पैसा भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य इनका क्या है, राज्य या केंद्र सरकार, जो मैंने पहले भी आपको बताया, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो, किसी भी सरकार ने अगर आकस्मिक निधि, शब्द लिखा है आकस्मिक, या फिर संचित निधि, बटोर के रखे हुए पैसे, या फिर आकस्मिक यानी कि दुर्घटना वाले पैसे, ऐसे कोष में रखे हुए पैसे का खर्च करता है, व्यय करता है, तो उसकी जांच करना, उस पर रिपोर्ट करना, और ये जांच करना कि उन सरकारों ने जो पैसा खर्च किया क्या वो संवैधानिक तौर पर उचित है, उसकी जरूरत थी खर्च करने की, इस चीज की जांच करना इनका मुख्य कार्य है। और जो जांच कर लेंगे, यहाँ देखिए अनुच्छेद 151 के तहत इस जांच को राष्ट्रपति को सौंपेंगे। लेकिन क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को जैसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति तुरंत उस चीज को, उस जांच रिपोर्ट को सदन के समक्ष, यानी दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा कि क्या भाई ये जांच से आया है, तो आप लोग देखिए, यानी अब सदन देखेगा। कौन हो गया, संसद। फिर घूमकर हम वहीं आए संसद पर,
तो आपने देखा कि संविधान या भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च अधिकार कार्य करने का घूम फिर कर संसद के ही हाथ में है। चलिए, विधि लिखने का, भारतीयों का भाग्य लिखने का अधिकार संसद के हाथों है। तो ये तो छोटी चीज है। तो 151 के तहत यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। 151 अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपेंगे ये। उस जांच को रिपोर्ट क्या करेंगे राष्ट्रपति? जांच को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? सभी व्यापार विनिमय पर लाभ या हानि की जांच की रिपोर्ट। बात वही हो गई फिर पैसे की जांच, क्योंकि ये पद ही बना है। पैसे या निधि पर नियंत्रण रखना, सभी व्यापारिक विनिर्माण पर लाभ या हानि जो भी हो रही उन चीजों की जांच करना और काम हुए फिर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना और फिर सदनों में जांच कराना। आगे बढ़ते हैं। इन कार्यों की वजह से इन्हें राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पैसों का बचाने वाला संरक्षक हो गया। आगे जनता के धन का प्रहरी कहा जाता है, यानी कि जनता के पैसों का रखवाला। क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, क्योंकि इन्होंने वित्त पर ही नियंत्रण किया। आपने शुरू से सारे कार्य इनके देखे। पैसे पर नियंत्रण करना, पैसे का हिसाब करना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, जांच करना। तो इसलिए इन्हें जनता के धन का भी प्रहरी, सरकार के पैसों का प्रहरी या रखवाला कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट ब्यौरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो कंप्लीट हो गई, आपको समझ में भी आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन मिले तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।